तो हेलो गाइस, आप आ चुके हैं हमारे इस चैनल ड्रोनर07 में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो को देखें, वरना आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। हमने अपनी पुरानी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो पहले हमें इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लें। हम वहाँ पर हमेशा एक्टिव रहते हैं और वहाँ पर सभी चैनल के अपडेट्स डालते रहते हैं। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें इस चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिचिरो टोकिटो ने उस पोर्ट को तोड़ दिया होता है और उस पोर्ट से बाहर निकल के खांस रहे होते हैं। फिर तभी हमें पता लगता है कि मिचिरो टोकिटो को अपनी मेमोरी धीरे धीरे याद आने लगती हैं। उन्हें अपनी मेमोरीज़ में ये भी पता लगता है कि उनके फादर एक वुड कटर थे। वे हमेशा अपने फादर की पेड़ काटने में मदद किया करता था। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि जो निडल्स गायोको ने मिचिरो टोकिटो को चुबाई होती हैं वो उन्हें निकाल रहे होते हैं। मिचिरो टोकिटो उनको निकाल के बोलते हैं कि ये सच में ही बहुत ज़्यादा थे। वो स्पोर्ट से बाहर निकल के हाँफते हुए बोलते हैं कि मुझे अभी स्पोर्ट से बाहर निकल के बहुत अच्छा लग रहा है। तभी उन्हें अपने सामने ओयाकाटा सामा का फेस दिखाई देता है, जो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपने आप को सबके सामने इतना स्ट्रिक्टली शो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो उन्हें यह भी बोलते हैं कि तुम्हारी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ जाएगी और साथ साथ में ही तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी मिचिरो टोकिटो बोलते हैं कि अभी अभी मुझे ओयाकाटा सामा दिखाई दिए, उन्हें देख के मुझे और भी ज़्यादा हिम्मत आई। तभी वो अपने सामने देखते हैं कि कोतेत्सु नीचे गिरा होता है और उसको बहुत ज़्यादा चोट आई होती है। कोतेत्सु दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी वो फिश डीमन मिचिरो टोकिटो और कोतेत्सु के ऊपर अटैक करने लगता है, पर मिचिरो टोकिटो एक ही हिट में उसके 2 पीस कर देते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो फिश डीमन हवा में ऐश बन के उड़ जाता है। फिर मिचिरो टोकिटो खांसते हुए बोलते हैं कि मेरी लंग्स में अभी बहुत ज़्यादा पानी है, जिसकी वजह से मुझे लंग्स में दर्द हो रही है। मिचिरो टोकिटो को कोतेत्सु को देख के अपनी और भी यादें याद आती हैं। उन्हें यह भी पता लगता है कि उनकी फैमिली में उनकी मॉम भी थी। उनकी डेथ बुखार के कारण हुई थी। वो मिचिरो टोकिटो के लिए बहुत ज़्यादा भयानक दिन था। उसी दिन मिचिरो टोकिटो के फादर जंगल में कुछ जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए गए थे ताकि वो उन्हें ठीक कर सके, पर उसी दिन जंगल में तेज़ तूफान आया और उनकी भी डेथ हो गई। फिर हमें अगले सीन में कोतेत्सु को दिखाया जाता है, जिसे मिचिरो टोकिटो ने पकड़ के रखा होता है। पर अभी भी कोतेत्सु अपनी जान की परवाह ना करते हुए बोलता है कि मिचिरो टोकिटो, आप मेरी परवाह मत करो, मुझे यहाँ पर छोड़ के आप हैगा नेजुका की मदद करो, क्योंकि वो इस वक्त मन लगा के ब्लेड बना रहे हैं। फिर तभी मिचिरो टोकिटो को अपनी पूरी याददाश्त वापस आ जाती है। जब मैं 10 साल का था तो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और 10 साल की उम्र में मैं अकेला पड़ गया था। फिर मिचिरो टोकिटो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं था। फिर मिचिरो टोकिटो को अपनी पूरी याददाश्त वापस आ जाती है। वो बोलते हैं कि मेरे साथ एक मेरा जुड़वा भाई भी था। फिर मिचिरो टोकिटो बोलते हैं कि मेरे बड़े भाई का नाम योशिरो टोकिटो था। फिर मिचिरो टोकिटो का बड़ा भाई बोलता है कि ये मैटर नहीं करता है कि तुम अच्छे हो, तुम्हारा नेचर अच्छा है या बुरा ये मायने नहीं रखता, बस तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए। फिर मिचिरो टोकिटो बोलते हैं कि नो, हमारे डैड ने हमें सिखाया था कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। फिर मिचिरो टोकिटो का बड़ा भाई बोलता है कि जो आदमी मर गया है तुम उसके यूज़लेस वर्ड्स को क्यों बोल रहे हो। फिर मिचिरो टोकिटो बोलते हैं कि तुम उन्हें यूज़लेस क्यों बोल रहे हो, उन्होंने माँ के आखिरी समय में उन्हें बचाने की कोशिश की थी। फिर मिचिरो टोकिटो का बड़ा भाई बोलता है कि उनकी सारी कोशिशें बेकार थी। फिर ये सुन के मिचिरो टोकिटो बोलते हैं कि तुम सच में ही बहुत बुरे हो। फिर मिचिरो टोकिटो का बड़ा भाई बोलता है कि अगर वो उस दिन जंगल में तूफ़ान में नहीं गए होते तो आज सिर्फ मॉम ही मरी होती, वो हमारे साथ ही होते। फिर मिचिरो टोकिटो ये सुन के रोने लगते हैं और अपने बड़े भाई को बोलते हैं कि तुम सच में ही बहुत बुरे हो। फिर मिचिरो टोकिटो का बड़ा भाई बोलता है कि मैंने तो सिर्फ सच्चाई बोली है और तुम इस वक्त यहाँ पर रो मत, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और चुप हो जाओ, तुम मुझे बोर कर रहे हो। फिर मिचिरो टोकिटो का बड़ा भाई आगे की तरफ लकड़ियाँ ले जाते हुए बोलता है कि अब इन सब बातें करने का कोई वक्त नहीं है, अब हम पास्ट को नहीं चेंज कर सकते।
फिर ये सब सुन के मिचिरो टोकिटो और भी ज़्यादा रोने लगते हैं और दुखी होकर बोलते हैं कि तुमने तो मेरा और भी दिल दुखा दिया। फिर मिचिरो टोकिटो अपने मन में सोचते हैं कि मेरा भाई सच में ही एक बड़बोला आदमी है, मैं तो इसके साथ बिताई हुई सभी मेमोरीज़ को भूलना चाहता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने घर में सोए होते हैं। फिर हमें ये भी पता लगता है कि उन दोनों भाइयों में आपस में ज़रा भी नहीं बनती थी। फिर मिचिरो टोकिटो अपने मन में सोचते हैं कि शायद से मेरा बड़ा भाई मुझसे नफ़रत किया करता था। हमें तब उस घर में एक साथ रहते हुए ऐसा लगता था कि हम दोनों नर्क में रह रहे हैं। तब स्प्रिंग का सीज़न शुरू हुआ था तो ओयाकाटा सामा की वाइफ हमारे घर आई थी। वो उस टाइम सच में ही बहुत ज़्यादा प्रीटी थी। जब पहली बार वो हमारे घर आई थी तो हमें ऐसा लगा था कि कोई पवित्र आत्मा हमारे घर आई है, पर मेरे बड़े भाई ने उनकी कुछ भी बातें ना सुन के उन्हें वहाँ से भेज दिया था। उनका बड़ा भाई उन्हें बताता है कि वो हमें एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए बोल रही थी। वो हमें बोलती है कि हमारे पेरेंट्स भी एक स्पोर्ट्समैन थे, तुम्हारे पेरेंट्स के कारण तुम्हारे अंदर स्पोर्ट्स चलाने की अच्छी टेक्निक्स हैं। तभी मिचिरो टोकिटो हंसते हुए बोलते हैं कि इसमें बुरी बात क्या है, हमें भी स्पोर्ट्समैन बन जाना चाहिए, फिर हम भी डीमंस को मार के दूसरे लोगों की हेल्प किया करेंगे। फिर मिचिरो टोकिटो का बड़ा भाई सब्जियां काटते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो चाकू को जल्दी जल्दी से चलाने लगता है। फिर वो बोलता है कि क्या तुमने मुझे अभी कुछ करने के लिए कहा। फिर मिचिरो टोकिटो का बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हें लगता है कि क्या हम स्पोर्ट्समैन बन पाएंगे, हमें तो अच्छे से चावल बनाने भी नहीं आते हैं। अब तुम अपनी बेकार सी बातें करना बंद करो, इस वक्त मुझे तुम्हारी बातें अपने मॉम डैड की तरह लग रही हैं। फिर इरुची बोलता है कि इतनी जल्दी होप नहीं छोड़नी चाहिए। मॉम इसलिए मरी थी क्योंकि उन्होंने हमें कभी भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था, वो सिर्फ काम ही करती रहती थी, जिसके कारण उनकी बीमारी और भी बढ़ गई और वो एक दिन मर गई। फिर वो एकदम से चिल्ला के बोलता है कि डैड भी तो हर्ब्स लाने गए थे, वो भी तो मारे गए। हमारी मॉम ने अपने बारे में नहीं सोचा और हमारे बारे में सोचा तो ही तो वो मर गई, और डैड ने भी ऐसा ही किया। और तुम्हें क्या लगता है मैं भी अपनी जान की परवाह करे बिना औरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दूं? तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? ये सुन के मिचिरो टोकिटो दोबारा से उदास हो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों जंगल में लकड़ियाँ काट रहे होते हैं। अब तो उन दोनों ने आपस में बात करना भी छोड़ दिया होता है। फिर हमें ये भी पता लगता है कि उन दोनों के बीच दोबारा लड़ाई क्यों हुई थी। मिचिरो टोकिटो के बड़े भाई ने ओयाकाटा सामा की वाइफ को फिर से बेइज्जत करके घर से भेज दिया था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब गर्मियों के दिन आ गए होते हैं। मिचिरो टोकिटो बोलते हैं कि वो दिन सच में ही बहुत ज़्यादा गर्म था और हम दोनों ने दिन में सच में ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फाइट की थी। फिर उस दिन हम रात को सो रहे थे और एकदम से दरवाज़ा खुला और अंदर एक डीमन आ गया। फिर तभी उस डीमन ने मिचिरो टोकिटो के बड़े भाई की एक बाजू काट दी और फिर वो डीमन बोला कि अब तुम दोनों चिल्लाओ मत, मैं तुम दोनों को खाने वाला हूँ। तुम दोनों सिर्फ एक नॉर्मल वुड कटर हो, तुम दोनों मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तुमने तो आज तक औरों के लिए कुछ भी नहीं किया है। तुम दोनों सच में ही एक वर्थलेस लाइफ जी रहे हो। तुम्हारे मरने से किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मिचिरो टोकिटो बोलते हैं कि उस डीमन की आंखें डीप रेड कलर की थी और जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे डर का एहसास हुआ था। उस डीमन ने योरिची टोकिटो के पेट में कट लगा दिया होता है, जिसके कारण उसके पेट से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। ये देख के मिचिरो टोकिटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर मिचिरो टोकिटो अपने पूरे गुस्से से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। उस समय मिचिरो टोकिटो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं। उस समय मिचिरो टोकिटो के हाथ जो भी लकड़ी काटने का सामान आता है वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। मिचिरो टोकिटो ने उस डीमन को इतना ज़्यादा मारा होता है पर वो डीमन अभी भी नहीं मरा होता है। फिर मिचिरो टोकिटो बोलते हैं कि मैंने उसे इतनी बुरी तरह मारा था कि वो मौत से तड़फ रहा था। मैं उसे तब तक मारता रहा जब तक सूरज नहीं निकला और जैसे ही सूरज निकला वो पूरी तरह ऐश में कन्वर्ट हो गया। फिर मैं उसके बाद घर वापस जाने लगा तो मुझे अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी फील होने लगी। मैं योरिची के पास जाना चाहता था पर मेरे से ज़रा भी नहीं चले जा रहा था। मेरा घर मेरे सामने ही था पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे से मीलों दूर है। फिर मिचिरो टोकिटो
कुछ भी करके उस घर के अंदर पहुंचते हैं तो वो आगे जाके देखते हैं कि उनका बड़ा भाई फ्लोर के ऊपर गिरा होता है और वो तड़प रहा होता है। फिर हिरोची टोकिटो बोलता है कि तुमने उस डीमन को मार दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे अंदर तो इतना अच्छा टैलेंट है, मैं ऐसे ही तुम्हारे रास्ते में आ रहा था। फिर उनका बड़ा भाई बोलता है कि अभी तुम मुझे कोई पनिशमेंट देना चाहते हो तो तुम मुझे पनिशमेंट दे सकते हो। फिर मिचिरो टोकिटो अपने बड़े भाई को बोलते हैं कि तुम अब कुछ मत बोलो, तुम्हारे शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, अगर तुम और बोले तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। फिर कुछ देर के बाद मोचिरो टोकिटो के बड़े भाई की डेथ हो जाती है और ओयाकाटा सामा की वाइफ मिचिरो टोकिटो को आके बचा लेती है। फिर ओयाकाटा सामा की वाइफ मिचिरो टोकिटो को अपने साथ ली जाती है और उन्हें ट्रीटमेंट देके उसे अपने साथ लेके डीमन स्लेयर कॉर्प्स में ज्वाइन करवा देती है। फिर मिचिरो टोकिटो कोतेत्सु को नीचे रख के बोलते हैं कि क्या ये इन्फिनिटी तक ऐसा ही चलता रहेगा? जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो ही क्यों मर जाते हैं और उनके साथ ऐसा क्यों होता है? फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिचिरो टोकिटो का डीमन स्लेयर मार्क अवेकन हो जाता है। फिर मिचिरो टोकिटो कोतेत्सु को बोलते हैं कि मैं कोतेत्सु को कुछ नहीं होने दूंगा और ये सिलसिला इन्फिनिटी तक नहीं चलेगा। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमें इस चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिचिरो टोकिटो अपने भाई से बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ लड़ने में ही बिता दी, मुझे माफ़ कर दो। पर हमने जितने भी पल बिताए उन पलों में मुझे बहुत मज़ा आया। फिर हमें नेक्स्ट सीन में गायोको को दिखाया जाता है। गायोको हैगा नेजुका के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। फिर हैगा नेजुका बोलते हैं कि अगर कुछ भी हो जाए मैं इस ब्लेड को कंप्लीट करके ही रहूँगा। हमें ये भी दिखाया जाता है कि हैगा नेजुका की एक आंख फूट गई होती है। फिर हैगा नेजुका बोलते हैं कि अब मैं इस ब्लेड को बहुत ज़्यादा शार्प कर दूँगा। फिर गायोको गुस्से से बोलता है कि अब मैं इसकी दूसरी आंख में निकाल दूँगा, फिर इसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा और साथ ही साथ मैं इसकी जीभ भी काट दूँगा क्योंकि ये बाद में बहुत ज़्यादा बोलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइड में कानामोरी सैन गिरे होते हैं और वो बोलते हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ दो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गायोको को एक स्वॉर्ड की हिट उसके गले में जाकर लगती है, पर तभी गायोको उसको डॉज करके अपने मटके के अंदर जल्दी से घुस जाता है। फिर गायोको बोलता है कि ये बच्चा स्पोर्ट से बाहर निकल आया कैसे? फिर मिचिरो टोकिटो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर मैंने कर दिखाया। फिर मिचिरो टोकिटो बोलते हैं कि तुमने यहाँ पर जो भी किया है तुम्हें उसका भुगतान करना होगा। फिर गायोको बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम पोर्ट से कैसे बाहर निकल आए, क्या अच्छा मजाक कर रहे हो। फिर गायोको बोलता है कि तुम्हें नहीं बताना है कि तुम पोर्ट से कैसे निकले हो, तुम सीधे मना कर दो। पर मैं इस बार तुम्हें पोर्ट के अंदर बंद करने की गलती नहीं करूँगा, इस बार मैं तुम्हें सीधे ही मार दूँगा, तुम्हें अब मार देना मेरे लिए सही रहेगा। फिर गायोको मिचिरो टोकिटो का डीमन स्लेयर मार्क देख के बोलता है कि ये तुम्हारा बर्थ मार्क है। मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो मुझे उसी लड़के को मारना है जिसके सर पर बर्थ मार्क होगा, पर मुझे मुजान ने बताया था कि उस लड़के के सिर पर बर्थ मार्क है और उसने अपने कान में इयररिंग पहनी है। फिर मिचिरो टोकिटो बोलते हैं कि शायद ये तांजीरो को मारने आया है और फिर वो उसको बोलते हैं कि तुम क्या यहाँ भद्दा सा फेस लेकर यहाँ खड़े हो, मुझे तुम्हारे फेस को देखकर घिन आ रही है। फिर गायोको बोलता है कि ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर पहले से भी फास्ट अटैक करूं। तभी मोचिरो टोकिटो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर तभी वो अपने पोर्ट को आगे कर देता है और ब्लड डीमन टेक्निक ऑक्टोपस पोर्ट हेल का यूज़ करता है। पर तभी वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और मोचिरो टोकिटो की स्वॉर्ड टूट जाती है। पर तभी कानामोरी सैन उसे वहाँ पर एक न्यू स्वॉर्ड उठाकर दे देते हैं। हम देखते हैं कि गायोको के अटैक से वो पूरा ही घर तबाह हो गया होता है। फिर गायोको हंसते हुए बोलता है, ओहो ओहो, तुम्हें कैसी लगी मेरी ऑक्टोपस पावर, अच्छी है ना? तुम कभी भी इन ऑक्टोपस के फ्लैश को नहीं काट पाओगे। तभी गायोको हैगा नेजुका के ऊपर अटैक करने लगता है, पर मोचिरो टोकिटो उसे बचा लेते हैं। हैगा नेजुका दोबारा से उस ब्लेड के ऊपर काम करने लग पड़ते हैं। गायोको को हैगा नेजुका के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गायोको बोलता है कि ये इंसान सच में ही पागल हो गया है, इसके ब्लेड की शार्प करने की आवाज़ से सच में मैं भी पागल हो जाऊंगा। पर कोई बात नहीं, पहले मैं इस पिलर को ठिकाने लगा लेता हूँ, फिर मैं इसे अच्छे से तड़फा के मारूंगा। फिर तभी गायोको अपने टेंटिकल से कानामोरी सैन और मिचिरो टोकिटो को पकड़ लेता है। फिर गायोको बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम से खेल रहा हूँ, पर अब तुम्हें मसलने का टाइम आ गया है। फिर वो अपने
ऑक्टोपस टेंटिकल्स को टाइट करने लगता है पर मिचिरो टोक्टो उसके सभी टेंटिकल्स को काट देते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। ये देख के गायोकू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी कानामोरी सैन को पता भी नहीं चला होता है और मिचिरो टोक्टो उसके हाथों से ब्लेड ले लेते हैं और बोलते हैं कि इस ब्लेड को बनाने के लिए शुक्रिया कानामोरी सैन। पर कानामोरी सैन बोलते हैं कि नहीं, मैंने ये नहीं बनाया, ये तो मेरे को मिला था पहले। मुझे नहीं पता है कि ये किसने बनाया है, पर आप इसे अभी यूज़ कर सकते हैं। फिर मिचिरो टोक्टो बोलते हैं कि इस ब्लेड की बनावट को देख के तो मुझे ये लग रहा है कि शायद से ये तेत्सुडो सैन ने बनाया होगा। पर कानामोरी सैन बोलते हैं कि वो तो पहले हार्ट अटैक से मर गए हैं। फिर गायोकू बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तुम्हें ब्लेड मिल गया है तो चलो मेरे साथ फ़ाइट करो, पर मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर मिचिरो टोक्टो बोलते हैं कि इस ब्लेड का हैंडल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे इसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। पर तभी मिचिरो टोक्टो को उस ब्लेड को पकड़ते समय तेत्सुडो सैन के साथ बिताई हुई याद आने लगती हैं। मिचिरो टोक्टो बोलते हैं कि मैं सच में ही उनके बहुत ज़्यादा करीब था, क्योंकि वो पहले मेरे स्वॉर्डस्मिथ रह चुके हैं। फिर तेत्सुडो सैन बोलते हैं कि तुमने उस चीज़ को बहुत बारीकी से काटा और तुम मेरे द्वारा बनाए गए ब्लेड को बहुत अच्छे से यूज़ करते हो। पर मिचिरो टोक्टो बोलते हैं कि मुझे आपके द्वारा बनाई हुई ब्लेड सच में ही बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर तेत्सुडो सैन बोलते हैं कि अब मुझे अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ और तुम्हें भी अब मेरी लाइफ के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें अपने लिए एक नया स्वॉर्डस्मिथ ढूंढ लेना चाहिए। तभी हमने एक सीन में मिचिरो टोक्टो को दिखाया जाता है, जिन्होंने अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गायोकू अपने ऑक्टोपस टेंटिकल से मिचिरो टोक्टो के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी मिचिरो टोक्टो ब्रीथ ऑफ द मिस्ट फर्स्ट फॉर्म सी ऑफ द क्लाउडेड मिस्ट का यूज़ करते हैं और उसके सारे टेंटिकल्स को काट देते हैं। पर वो उसका गला काटने ही वाले होते हैं, पर गायोकू फिर से अपने पोर्ट में छुप जाता है। फिर गायोकू दूसरे पोर्ट से निकलता है जो कि पेड़ के ऊपर होता है। वो बोलता है कि पर पता नहीं कैसे इस लड़के की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। फिर मिचिरो टोक्टो गायोकू को बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि इसे 100 से भी ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। पर मिचिरो टोक्टो बोलते हैं कि ये मेरे आगे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। फिर मिचिरो टोक्टो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे और भी काम है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गायोकू को तभी पता लगता है कि उसकी गर्दन आधी कट गई होती है और उसकी गर्दन से खून निकल रहा होता है। फिर गायोकू बोलता है कि इस लड़के की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है, इसने मेरे टेंटिकल्स के साथ साथ मेरी गर्दन भी काट दी थी, पर मुझे पता नहीं लगा। ये सच में ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमें आशा है कि आपको ये वाला चैप्टर पसंद आया होगा। आपने हमें हमारी पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अगर आपको आगे जानना है कि क्या हुआ तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे।